कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। सो देखो बेटा, आज के हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 की। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसके अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ के साथ साथ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट अब क्या आता है? नेक्स्ट अब आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? जिसके अंदर प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यदि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो भैया इसकी इक्वेशन क्या होगी? V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, PV बराबर क्या होता है भैया? PV बराबर होता है NRT। आइसोबैरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? समदाबी प्रक्रम। तो P नियत हो गया तो V किसके समानुपाती? T के। तो V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। ठीक है, ये इसकी समीकरण होती है। नेक्स्ट क्या आता है? इसका ढाल, मतलब इसका स्लोप। स्लोप किसका? पीवी ग्राफ का। आप खुद सोचो कि यदि मैं पी और वी का ग्राफ बनाऊं और पी को नियत रखूं तो ये थीटा कितना हो गया इस केस में? 0। थीटा कितना हो गया इस केस में? 0 हो गया। और यदि थीटा 0 हो गया, थीटा यदि 0 हो गया तो स्लोप होता है tan 0। tan 0 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो स्लोप भी कितना हो गया, ढाल भी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक ठीक भैया। ढाल के बाद नेक्स्ट आता है क्या? किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है कितना? P इंटू dV, जो सिंपल था। फिर आती है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? NCP डेल टी क्यू बराबर। फिर आता है डेल क्यू किसके बराबर होगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक है, ठीक भैया। तो डेल क्यू किसके बराबर है? डेल क्यू बराबर है एनसीपी डेल टी के। एनसीपी डेल टी। डेल यू किसके बराबर है? एनसीबी डेल टी के बराबर है। ठीक है, ठीक है। डेल डब्ल्यू हमें पता ही है, पी इंटू डीवी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसके एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी शर्त क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि पिस्टन लॉक नहीं होना चाहिए। पिस्टन शुड नॉट बी लॉक्ड। इसका क्या मतलब है? पिस्टन लॉक नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखो कि मान लो यहां पर एक गैस भरी हुई है, ठीक है, और आप इसको गर्म कर रहे हो। जब आप गर्म करोगे तो ये क्या होगी? ये फैलना चाहेगी। फैलना चाहेगी तो क्या होगा? जैसे ही फैलना चाहेगी और आप इसे फैलने दे रहे, क्योंकि आपने पिस्टन लॉक नहीं कर रखा, तो फैलती जाएगी तो क्या होता जाएगा? सीधा सीधा इसका जो दाब है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। यदि आपने फैलने नहीं दिया, यदि पिस्टन लॉक कर लिया, तो फिर क्या होगा? पिस्टन लॉक करते ही इसका आयतन नियत हो जाएगा और इसका दाब बढ़ता जाएगा। प्रेशर कुकर है ना, उसमें बंद होता है ढक्कन तो प्रेशर नियत रहता है, सॉरी आयतन नियत रहता है। तो ये आ गई हमारी शर्त। शर्त के बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है? मेल्टिंग मतलब गलन। फिर दूसरा क्या होता है? बॉइलिंग मतलब वाष्पन। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा इसके ऊपर कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और कि सबसे अधिक कार्य है चारों प्रक्रम में, चारों प्रक्रम में सबसे अधिक कार्य, मैक्सिमम वर्क इसमें होता है, इसमें होता है। ठीक है, ठीक है सर, हटा दो ये, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक भैया। तो अब आता है बेटा सम आयतनिक प्रक्रम, जिसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सम आयतनिक बेटा क्या नियत रहता है? पहली बात क्या नियत रहता है? तो आंसर है V नियत रहता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसके अंदर आती है इसकी समीकरण। तो इसकी समीकरण क्या होती है बेटा? समीकरण होती है PV बराबर NRT। अब V तो नियत है तो P किसके समानुपाती है? T के। तो P1 बटा P2 किसके बराबर है बेटा? T1 बटा T2 के बराबर है। तो ये कौन सी समीकरण हो गई? सोचो, V नियत है तो याद है GV घरवाली, तो भैया ये गैलो-साक का नियम है। गैलो-साक का नियम है। ठीक है, गैलो-साक रूल। फिर ठीक है बेटा, और क्या आता है? तीसरा
तीसरा आता है हमारे पास V हो गया, P आ गया। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है किया गया कार्य। तो कार्य वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा बेटा 0। 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि इसमें आयतन क्या है? नियत है। और आपको याद हो तो कार्य का सूत्र क्या होता है? वर्क का सूत्र क्या होता है? PdV। तो कार्य यदि मतलब नियत है, सॉरी आयतन नियत है, तो dV कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। नेक्स्ट आता है इसकी शर्त क्या है? शर्त क्या है कि पिस्टन क्या होना चाहिए? लॉक होना चाहिए। लॉक होगा तो क्या होगा? लॉक होना चाहिए। लॉक होगा तो क्या होगा? लॉक होने से आयतन बढ़ने वाला नहीं है, और आयतन क्या रहेगा? नियत रहेगा। नेक्स्ट आता है पांचवा। तो डेल क्यू किसके बराबर होगा? डेल यू के बराबर होगा। तो डेल क्यू किसके बराबर होगा? NCV डेल टी के। तो डेल यू भी इसी के बराबर होगा। लो भैया आ गया अपने पास। ठीक है, ये काम की चीज है हमारी। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले और देखो क्या क्या है। डेल क्यू बराबर, चलो इसको बाद में करते हैं। फिर 6 नंबर पॉइंट इसका एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? प्रेशर कुकर में खाना बनना। दूसरा एग्जांपल है टायर का फटना। देखो टायर का फटने का कारण क्या है? टायर का फटने का कारण क्या है? टायर के फटने का कारण है आइसोकोरिक प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम। क्यों? गर्मियों के दिनों में क्या होता है? आयतन तो नियत रहता है, तो गर्म करने पर क्या होता है? गर्म होने पर प्रेशर बढ़ता जाता है गैस का अंदर का। तो प्रेशर बढ़ता जाता है तो क्या होता है? उस प्रेशर को टायर झेल नहीं पाता, टायर फट जाता है। लेकिन टायर फटने के बाद गैस का ठंडा होना, वो कौन सा प्रक्रम है? समआयतनिक, सॉरी वो कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? ढाल। किसका ढाल? पीवी आरेख का ढाल। तो पीवी आरेख का ढाल क्या होगा? तो पीवी आरेख का ढाल देखो, यहां V है, यहां P है, तो भैया ये आ गया ये। तो आयतन क्या हो गया? नियत हो गया। और ये V नियत हो गया तो थीटा आ गया 90। tan 90 कितना होता है? अनंत। तो इसलिए इसका ढाल क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, समझ आई कहानी? पक्का? ठीक है भैया, ले लो स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 2 है आज का, नोट कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, ठीक है सर, हटा दो, हटा दो सर। ठीक, तो ये था बेटा समआयतनिक प्रक्रम। नेक्स्ट अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये कि 3 पिस्टन हैं। ठीक है, तीनों का प्रारंभिक आयतन V1, इसका भी V1, इसका भी V1। तीनों को गर्म कर रहे हैं। V1 से V2 तक प्रसारित कर दिया, V2 तक प्रसारित कर दिया। जब V1 से V2 तक प्रसारित कर दिया तो इसमें डेल क्यू 0 मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसमें डेल टी 0 मतलब समतापीय प्रक्रम है, आइसोथर्मल। इसमें डेल बी बराबर 0 है, मतलब इसका दाब नियत है। ठीक है, दाब नियत है। यदि ऐसा कुछ है तो पूछा गया सबसे अधिक कार्य किसके अंदर होगा? W1, W2, W3। सबसे अधिक वर्क किसके अंदर होगा, ये आपको बताना है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। PT अब कर, P मतलब प्रेशर, T मतलब टेम्परेचर, अब मतलब एडियाबेटिक रुद्धोष्म, कर मतलब कार्य। तो सबसे ज्यादा कार्य किसमें होता है? प्रेशर में, फिर ताप में, फिर रुद्धोष्म में। तो भैया W3 बड़ा है किससे? W2 से, और W2 सबसे छोटा है, मगर W1 छोटा है किससे? इस तरह से होगा। और समआयतनिक में कितना होता? समआयतनिक मतलब आइसोकोरिक में कितना होता? तो आइसोकोरिक में किया गया कार्य कितना होता? उसमें किया गया कार्य होता 0। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है भैया, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 3 है आज का। ठीक है, हटा दें, हटा दो सर। नेक्स्ट क्या आता है? ये नेक्स्ट आता है अपना, इसी के बाद आगे चलते हैं चर्चा। तो एक क्वेश्चन है आपका, ल्यूसेंट में भी है, अरिहंत में भी है, दोनों में। क्या? तो सुनो, कह रहा है किसी गैस को, अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला और जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। डेल यू बराबर क्या बताया मैंने आपको? NCV डेल टी। CV बराबर मैंने पिछले वीडियो में बताया था FR/2, तो इंटू डेल टी।
एन एफ आर डेल टी का फॉर्मूला T2 माइनस T1 बटा 2, ठीक है। एफ आ गया कॉमन, एन आर T2 माइनस T1। अब पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी, तो एन आर T2 क्या बन गया, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 2। सारे फॉर्मूले एक ही हैं। अच्छा एक और भी है, बनाते हैं, देखो क्या कि Cp माइनस सीवी क्या था, आर था। सीवी यदि कॉमन आ जाए तो क्या बन जाएगा, गामा माइनस 1, ठीक है। Cp बटा सीवी क्या था, गामा था। Cp बटा सीवी क्या था, गामा था। तो सीवी बराबर क्या हो गया, आर अपॉन गामा माइनस 1। तो डेल यू किसके बराबर हो गया, डेल यू बराबर हो गया आर अपॉन मतलब एन आर डेल टी बटे गामा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, ठीक है। सारों को ध्यान रखें एक साथ। कोई सा भी फॉर्मूला पूछ लूं, मैं बोलूं किसी प्रक्रम में प्रेशर को, शुरू में जब प्रेशर पी नोट था, आयतन वी नोट था, ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करा, इसका प्रेशर 2p नोट कर दिया और आयतन 3p नोट कर दिया, 3v नोट वॉल्यूम। कहा गया यदि मोनोएटॉमिक गैस है, एकल परमाणु गैस है, तो बताओ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P2V2 P2V2 P1V1, एकल परमाणु है तो F कितना है, 3/2। ये कार्य होगा। हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है आपके पास, इसी के अंदर ही हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंजन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये इंजन, मोस्ट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम हर बार कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। क्या है सुनो, अपने काम का जो मैं आपको बताता हूं। इंजन के अंदर 3 भाग होते हैं। कौन सा इंजन होता है, कार्नोट इंजन। 3 भाग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला होता है सिंक, मतलब सोर्स, स्रोत। दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, कार्य करने वाला। तीसरा होता है सिंक, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिंक बोलते हैं इसे। इंजन समझना मतलब ये मान लो कि वॉश बेसिन से हाथ धोना। कैसे, ये हमारा स्रोत है, पानी का टैंक है। इसकी क्या खास बात है, इससे जितनी मर्जी ऊष्मा ले लो, जितनी मर्जी ऊष्मा ले लो, इसका पानी कम होने, मतलब इसका टेम्परेचर कम होने वाला नहीं है। पानी के टैंक से जितना मर्जी पानी निकाल लो, पानी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये हमारा ये स्रोत होता है। T1 क्या है, इसका ताप है, ठीक है। इसका जो CpCv कितना होता है, अनंत होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेल्टी कितना होता है, 0 होता है। तो हमने यहां से हीट निकाली Q1, पानी निकाला, हाथ धोआ, हाथ धोना हो गया हमारा कार्य, ठीक है, हाथ धो लिए, कार्य हो गया, ठीक है। बची कुछ हीट कहां गिर दी, सिंक में गिर दी। सिंक कहाँ है, वॉश बेसिन में सिंक ही होता है, याद होता आपको। और सिंक की क्या खास बात है, जितनी मर्जी हीट डाल दो, इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। तो इसका भी टेम्परेचर बदलेगा नहीं, तो इसका भी CpCv क्या होता है, अनंत होता है। ध्यान से देखो, तो Q1 बराबर क्या दिखाई दे रहा है, W प्लस Q2। Q1 ऊष्मा आई, W और Q2 में चली गई, तो W बराबर क्या आ गया, Q1 माइनस Q2। और Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होता है, T1 अपॉन T2 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब आती है इसकी दक्षता। दक्षता मतलब एफिशिएंसी। देखो हमने क्या किया, टैंक से पानी निकाला, हाथ धोए और बचा हुआ पानी सिंक में गिर दिया। तो हमारे लिए अच्छी दक्षता कौन, अच्छा आदमी कौन है, जो भैया कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हाथ धो लेगा, ये तो है अच्छा आदमी। तो इसी तरीके से इसमें दक्षता किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके, ठीक है। तो दक्षता के अंदर मीटर में क्या आएगा, आउटपुट मतलब W, इनपुट मतलब Q1। W किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के, बटा Q1। Q1 का भाग दे दो, Q2 बटा Q1 किसके बराबर है, T2 बटा T1 के।
कभी ऐसा हो सकता है कि आप हाथ भी धो लो और सिंक में पानी भी ना गिरो? नहीं हो सकता। ऐसा संभव, ऐसे नहा सकते हो आप सर्दी में, है ना, कि डिब्बे में हाथ डाले और छींटे मार लिए, नहा लिए, ऐसा संभव है, लेकिन हाथ धोना संभव नहीं है। तो इसलिए T2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता और प्रैक्टिकल भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, हीट का प्रवाह कैसे होता है, उच्च से निम्न, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। लोअर कुछ तो रखना पड़ेगा, लोअर नहीं रखोगे तो फ्लो कहाँ होगा? ठीक है, इसलिए T2 जीरो नहीं हो सकता। और ये T2 जीरो नहीं हो सकता, यदि T2 जीरो नहीं हो सकता तो नीटा कभी 1 नहीं हो सकता। नीटा कभी 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या? नो वन इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। किसी भी इंजन की दक्षता 100% होना संभव नहीं है। कोई भी इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, T2 हमेशा क्या होगा, कम होगा किससे? T1 से। और T1 और T2 हमेशा किस में होंगे? केल्विन में होंगे। ठीक, लो जी, इंजन पूरा हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे अपने नेवी के अंदर, इसके ऊपर आया भी था न्यूमेरिकल। ठीक है, फैब वाले में लास्ट ईयर फैब ईयर वाले में नेवी के ऊपर, नेवी के अंदर न्यूमेरिकल था। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक इंजन 27 और 127 के बीच कार्य कर रहा है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है, दक्षता ज्ञात करनी है। इसी को मैंने इंग्लिश लिखा है, इंजन इज वर्किंग बिटवीन 27 और 120 डिग्री सेल्सियस, फाइंड एफिशिएंसी। यदि ये इंजन स्रोत से 400 कैलोरी की हीट ले तो बताओ कितनी हीट इसने वर्क में यूज करी और कितनी हीट इसने सिंक में यूज करी। अब देखो, इसे बात सोचो, यहां मैं ये नहीं बोल रहा था कि स्रोत कौन है सिंक कौन है, देख रहे हो, स्रोत कौन है सिंक कौन है ये नहीं रखा। तो हमें कैसे पता लगाएं कि स्रोत कौन है? तो भैया जो कम पर है वो स्रोत है, कम पर कौन है? 27। तो उसे कैल्विन में कितना बदलेंगे? इस तरह बदलेंगे, 300 कैल्विन। T1 कितना? 127 प्लस 273, ये कितना? 400 कैल्विन। ठीक है, ठीक है। तो दक्षता का सूत्र क्या था? दक्षता का सूत्र था 1 माइनस T2 बटा T1। 1 माइनस T2 कितना? 300, T1 कितना? 400, 1/4, प्रतिशत में कितना आ गया? 25%। फिर और क्या था? नीटा का फॉर्मूला, नीटा का फॉर्मूला था W बटा Q1। ठीक है, वैसे भी आसान से ये कि 400 है, 25% दक्षता है, इसका लो 100% काम में ली, बाकी 300 बाहर निकाल दी। ये भी ना समझ आए तो यहां से कर लो। नीटा कितना है? 1/4। W कितना है? निकालना है। Q1 कितना है? 400, तो W कितना आ गया? 100। Q1 प्लस Q2 किसके बराबर था? W के बराबर था। तो Q1 कितना है भैया? 400, Q2 मुझे पता नहीं, W कितना? 100, तो Q2 कितना? 300। लो, बस ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं, इससे कोई ज्यादा टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल बनते नहीं है। पेज नंबर 5 है हमारा आज का, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जो करिए। ठीक है, ठीक है सर, ओके, हटा रहा हूं मैं इसे। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर, मतलब शीतलक, फ्रिज। ठीक है, इसमें क्या है? उल्टा है सब कुछ, सब कुछ उल्टा। कैसे? देख, यहां था हमारा सिंक, इसे यहां बोलते हैं कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, फिर कोल्ड रिजर्वर मतलब कि जो ठंडा है, जिसका टेम्परेचर कम है। फिर इसके बाद कौन है? यहां है हमारे पास कंप्रेसर, वर्किंग सब्सटेंस, कार्य कारक है ना, या कारक जिसने कार्य करना है। तो यहां क्या है हमारा? हॉट रिजर्वर, मतलब जो हायर टेम्परेचर पर है, गर्म है ज्यादा। और ये कौन है? ठंडा है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। सब कुछ उल्टा, पहले यहां से जा रही थी, अब यहां से जाएगी। सिंबल वही है, ध्यान दो, अभी भी वही बराबर है, तो मैं चलेगा सब कुछ उल्टा चल रहा है, इसलिए इसे रिवर्स इंजन भी कहते हैं।
क्रमणीय इंजन। ठीक है, तो W बराबर Q1 माइनस Q2। ठीक है, सेम इसमें भी T2 कम है T1 से। T1 T2 दोनों ही किस में है, केल्विन में है। ठीक ठीक है भैया। तो बीटा जिसे आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे आप बोलते हैं दक्षता गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दक्षता गुणांक। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है आउटपुट बटा इनपुट, है वही दक्षता ही है। आउटपुट क्या है, सोचा आउटपुट क्या है हमारे लिए, आउटपुट है कि फ्रिज कितना ठंडा हुआ, तो आउटपुट है हमारे लिए Q2। बीटा बराबर आउटपुट क्या है, Q2। ठीक है, इनपुट क्या है, W। तो Q2 W किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। अच्छा, Q2 बटा Q1 कितना है, T2 बटा T1 है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, Q2 और T2 के समानुपाती, Q1 T1 के समानुपाती, है ना। अब Q1 का ऊपर नीचे भाग दे दूं, आपको याद है नीटा दक्षता गुणांक इंजन का 1 माइनस T2 बटा T1। तो Q2 बटा Q1 या 1 माइनस Q2 बटा Q1। तो Q2 बटा Q1 किसके बराबर हो गया, देखो यहां से देखो 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो जैसा न्यूमेरिकल फ्रिज पे था वैसा ही न्यूमेरिकल इसके ऊपर है, लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज है वो सुनो। इसके बाद आता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं नियम, दो तरह का स्टेटमेंट था। पहला था केल्विन का स्टेटमेंट, केल्विन का कथन था एक, और दूसरा कथन था क्लासियस का, क्लासियस कथन। केल्विन ने क्या कहा, इंजन को लेकर कहा, और क्लासियस ने क्या कहा, फ्रिज को लेकर कहा। इंजन को क्या कहा कि ऐसा इंजन बनाना संभव है जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो, पहले भी बता चुका हूं मैं। और इसमें क्या कहा कि बिना कंप्रेसर का फ्रिज नहीं हो सकता, बिना कंप्रेसर का फ्रिज नहीं हो सकता। मतलब ऐसा फ्रिज बनाना असंभव है, ऐसा फ्रिज बनाना असंभव है जिसके अंदर कंप्रेसर ना हो। क्या कहा इसी स्टेटमेंट में कि बिना किसी कार्य प्रणाली के, बिना किसी कारक के ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप पर करवाना असंभव है। ऊष्मा प्रवाह कैसे, तो उच्च ताप से निम्न ताप। ठीक है, अब हमारे क्या हो रहा है, फ्रिज में जो चीज गर्म पड़ी उसे ठंडा कर रहे हैं, तो बोले वहां से हम ऊष्मा निकाल रहे हैं और वायुमंडल में जो कि पहले से बहुत गर्म है उसके अंदर छोड़ रहे हैं, तो ऊष्मा का प्रवाह निम्न से उच्च हो रहा है। तो बिना किसी कार्य प्रणाली के या बिना किसी कंप्रेसर के, बिना किसी कारक के ऐसा बनाना असंभव है। अब एक बात सोचो, यदि एसी का कंप्रेसर आप उसी कमरे में लगा दो जिस कमरे में एसी है, तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरीके से यदि फ्रिज का गेट खोल के रख दी जाए किसी कमरे के अंदर, तो उस कमरे का तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप डायरेक्ट याद रखिए कि फ्रिज का गेट खोलने पर कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का था। ऊष्मागतिकी पूरी हुई, इसके बाद हम बात करेंगे सरल आवर्त गति के ऊपर, और इस बार आपको वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा सरल आवर्त गति का। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, जय हिंद।